काई टाबरो, थाने भी सभ्यता याद को नहीं हुए, बार बार भूल जाओ। तो चलो आज एक नए तरीके से पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता तो आपके दिमाग में छप जाए। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास की दृष्टि से भी बेहद रोचक है। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। अब आप सोचिए, हजारों साल पहले राजस्थान की इसी धरती पर लोग रहते थे, खेती करते थे, घर बनाते थे और यहाँ तक कि उनकी अपनी नगर व्यवस्था भी थी। तो आखिर कालीबंगा कहाँ स्थित था? इसकी खोज किसने की? यहाँ के लोग क्या खाते थे? इनके खेत कैसे थे? और यहाँ से ऐसे कौन-कौन से प्रमाण मिले हैं जो उस समय की जीवन शैली को बताते हैं? चलिए, एक-एक करके पूरे टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कालीबंगा नाम का अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब स्थान याद रखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक पहचान क्या है? घग्गर नदी के किनारे। यानी अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुरंत याद आना चाहिए घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। बस ये 3 बातें दिमाग में बैठा लीजिए। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कालीबंगा की खोज आखिर किसने की? लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात है। कालीबंगा में प्राचीन सभ्यता होने का सबसे पहले संकेत किसने दिया था? ये दिया इटली के विद्वान टेस्सिटोरी ने। इसके बाद कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने सन 1952 ईस्वी में की, क्योंकि अमलानंद घोष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई नई दिल्ली के महानिदेशक थे। अब उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा का उत्खनन सन 1961 से 1959 ईस्वी तक हुआ और इसके उत्खनन से जुड़े प्रमुख नाम हैं बी लाल, बी के थापर, एस पी जैन, एम डी खरे और श्रीवास्तव। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का स्वरूप। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन एवं मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कालीबंगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल। ये तथ्य विशेष रूप से याद रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल बताया गया है। इसी कारण इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो आपका उत्तर होगा दशरथ शर्मा। अब कालीबंगा की खुदाई को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कालीबंगा की खुदाई 5 स्तरों पर की गई। यहाँ पर 2 प्रमुख टीले थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को गढ़ी क्षेत्र भी कहा गया है। यहाँ से कई वस्तुएं मिली, जैसे गाय के मुख वाले प्याले, हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियां। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले का एक व्यक्ति हाथी दांत का कंघा इस्तेमाल कर रहा है और कांच की मणियों से आभूषण बना रहा है। इससे हमें उस समय की हाथ की कला और जीवन जीने के तरीके का अंदाजा लग सकता है। यानी कालीबंगा सिर्फ मिट्टी के पुराने मकानों का समूह नहीं था, बल्कि यहाँ एक विकसित जीवन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड मिले हैं। इन बर्तनों में उनकी विशिष्ट कुंभकार कला दिखाई देती है। इन मृद भांडों को विद्वानों ने 6 भागों में विभाजित किया है और यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी और कांस्य का दर्पण भी मिला है। अब आते हैं नगर व्यवस्था पर। कालीबंगा की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस प्रकार की व्यवस्था को कहा गया जाल या ग्रिड अथवा चेम्सफोर्ड पद्धति। यानी सड़कें ऐसे काटती थीं जैसे आज किसी शहर में चौराहे बने होते हैं। और एक बहुत रोचक बात, कालीबंगा के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर सीधे नहीं खुलते थे, बल्कि गलियों की ओर खुलते थे। इससे पता चलता है कि यहाँ नगर नियोजन पर काफी ध्यान दिया गया था। अब आते हैं कालीबंगा की सबसे रोचक विशेषताओं में से एक, कृषि। कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। अब सवाल, आखिर इन खेतों में क्या उगाया जाता था? तो मुख्य रूप से इनमें गेहूं और जौ साथ में उगाए जाते थे। इसके अलावा अन्य फसलों के प्रमाण भी मिले हैं, चना, बाजरा और सरसों। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो आपको परीक्षा में जरूर याद रखना चाहिए। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा से मिले और यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम दिया था। कालीबंगा से गोलाकार कुनों के प्रमाण भी मिले हैं, जो पानी की व्यवस्था के लिए बनाए गए थे। अब हम पहुंचते हैं कालीबंगा के पूर्वी टीले पर।
यहाँ हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं जहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। यहाँ कच्ची ईंटों के घर और अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। अब इस बात को समझिए कि किसी सभ्यता को समझने के लिए सिर्फ महल या बड़ी इमारतें ही महत्वपूर्ण नहीं होती। सामान्य लोगों के घर, उनके इस्तेमाल की चीजें और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी हमें उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसलिए कालीबंगा का पूर्वी टीला सामान्य लोगों के जीवन को समझने के लिए जरूरी है। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और इन अग्नि वेदिकाओं में ऊंट की अस्थियां मिली हैं। सोचिए, हजारों साल पहले के धार्मिक सबूत हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा यहाँ से मुद्राएं भी मिली हैं। एक मुद्रा पर व्याघ्र यानी बाघ का अंकन है और एक मुद्रा पर महिला का चित्र मिला, जिसे कुमारी देवी कहा गया है। यानी कालीबंगा से हमें धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक जीवन तीनों की झलक मिलती है। अब आते हैं दो बहुत ही रोचक अवशेषों पर। पहला, कालीबंगा के दोनों टीलों को अलग अलग कच्ची ईंटों से बनी रक्षा दीवारों से दुर्गीकृत किया गया था। इसी कारण इसे दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कहा जाता है। और अब दूसरा तथ्य तो और भी हैरान करने वाला है। कालीबंगा में शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, जिसमें एक बालक की खोपड़ी पर 6 छेद मिले हैं। अब जरा विचार कीजिए, इतने पुराने समय में मानव शरीर पर किस प्रकार की शल्य चिकित्सा की जा रही थी। ये तथ्य हमें उस समय के चिकित्सा ज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए ये कालीबंगा का एक बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है। अब हम देखते हैं अन्य अवशेष। कालीबंगा में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ से कई पालतू पशुओं के अवशेष मिले हैं: गाय, बैल, ऊंट, बकरी और भैंस। इससे हमें उस समय के पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं और कालीबंगा की मोहरों पर लिखी लिपि की दिशा भी महत्वपूर्ण है। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा गया, जिसे भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है। अब देखते हैं कालीबंगा में शवाधान। कालीबंगा में 3 प्रकार के शवाधान मिले हैं। पहला है आयताकार शवाधान। इस कब्र में कंकाल और मृदभांड मिले हैं। शव का सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में होने के सबूत मिले हैं। दूसरा, गोल शवाधान। और तीसरा है कलश शवाधान। कलश शवाधान में मानव अस्थियां और राख कलश में रखी मिली हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना। याद रखिए मुख्य बातें: हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा, उत्खनन 1961 से 1959 तक, दोहरे परकोटे, कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य और शल्य चिकित्सा के प्रमाण। परीक्षा में ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।